अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार हुसैन है और इस वीडियो में मैं जो पुरानी वीडियो में जितनी भी बातें जो रह गई थी उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलें हम कवर करते हैं उन्हें। तो जैसे पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था कि कि मेडिसिन्स के बारे में पढ़ा था, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था, इम्यूनाइजेशन किसने की थी उसके बारे में पढ़ा था। तो आज भी ये कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए थे, उन्हें कवर करते हैं। जिनमें से ये जो पहला आ रहा है वो है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और पोनोस का मतलब होता है वर्क, यानी पानी के ज़रिए किसी ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करके और कि कोई सोल्यूशन निकालना। ये जो हाइड्रोपोनिक्स का जो वर्क है वो एग्रीकल्चर में काम आता है, यानी कि खेतों में और इन चीज़ों में उगाने में, इन चीज़ों में क्रॉप्स में काम आता है। यानी कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम किन किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अगर हम कोई भी प्लांट को उगाएं तो उसे उगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो। अब इसकी एग्जांपल ये है कि भाई इसको कहते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम सिर्फ पानी के ज़रिए भी किसी भी प्लांट को उगा सकते हैं। इनका ये कहना है कि ये जो मिट्टी होती है या फिर जो सॉइल होती है वो ज़रूरी नहीं होती। यानी कि अगर हमें किसी भी प्लांट को ग्रो करना है तो हमने क्या करना है कि सिर्फ थोड़ा सा पानी लेना है किसी भी बर्तन में या पॉट में, और उसमें वो मिनरल्स डाल देना है या फिर वो चीज़ें डाल देनी है जो सिर्फ पानी में पाई जाती हैं और मिट्टी में पाई जाती हैं। तो प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाएगा और इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसकी मदद से हम वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं और भी बहुत सारे ज़रूरी प्लांट्स को भी उगा सकते हैं। तो इसके अगले पेज पे चलते हैं। यानी कि वेजिटेबल और भी बहुत सारे अहम प्लांट्स को उगा सकते हैं। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी वगैरह, ठीक है, जो काम के हैं। ठीक है, इन प्लांट्स को हम उगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वाटर, यानी कि उन्हें उगाने के लिए सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है और उससे हम प्लांट को उगा सकते हैं और मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। मिट्टी की क्यों ज़रूरत होती है, अगर एक सवाल है तो भाई सिर्फ ये है कि है ना स्ट्रक्चर है जैसे किसी भी प्लांट का, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो प्लांट होता है उसकी जो रूट होती हैं वो सॉइल में चली जाती हैं, मिट्टी में चली जाती हैं और वहाँ से ग्रिप बनाती हैं, जिसकी वजह से जो दरख्त है या ट्री है वो हिल नहीं पाता और गिर नहीं पाता है। यानी सिर्फ सपोर्ट देती है, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अब हाइड्रोपोनिक्स की जो एडवांटेजेस हैं, यानी कि जो फ़वाइद हैं जिनकी वजह से हमें बड़ा फ़ायदा मिला है, तो ये यहाँ पे चार दिए गए हैं। चार टिप्स दिए गए हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि भाई ये फ़वाइद हैं हमारे लिए। और भी होंगे, फ़िलहाल यहाँ पे चार मेंशन किए गए हैं, जिनमें से पहला जो है वो है सॉइल डिजीज़ प्रॉब्लम। आपने सुना होगा सॉइल डिजीज़ प्रॉब्लम के बारे में। सॉइल डिजीज़ प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जैसे मिट्टी में कोई बैक्टीरिया आ गया है जिसकी वजह से वो ग्रोइंग रोक दी है उसने, या फिर ग्रोथ रोक दी है, जिसकी वजह से अब कोई भी टाइप की अगर वेजिटेबल लगाई जाती है तो लगाते ही वो सड़ जाती है या फिर ख़राब हो जाती है। तो उसको ये कहते हैं कि भाई अगर मिट्टी नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई डिज़ीज़ हो नहीं पाएगी और प्लांट जो है वो अच्छे ग्रो करेंगे। दूसरा क्या है कि एरिया की रिड्यूस्ड हो जाता है, एरिया जो है उसकी ज़रूरत कम हो जाती है। अब ये जो एरिया की जो रिक्वायरमेंट है अब ये कम हो जाती है, इसको मैं आपको एक काम करता हूँ कि डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। देखो ये है वो डायग्राम, लेकिन इसमें डिटेल में पिक्चर बनी हुई नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये यहाँ पे दो बने हुए हैं, वो बाद में आपको समझाऊंगा कि ये बने हुए क्यों हैं। समझो जैसे यहाँ पर एक प्लांट है, समझ लो जैसे मैंगो का प्लांट है। अब वो सीधा ऊपर जा रहा है तो वो जगह में फैल रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से वो एक ही लग पा रहा है। अब एक ही लगेगा ना, एक ही जगह पे सीधा जाएगा। तो ये होता है हाइड्रोपोनिक्स की मदद से कि देखो ये जो है अब यहाँ पे हुआ क्या कि प्लांट रख दिए चार किस्म के, ठीक है, थोड़ा नीचे पानी रख दिया और उसको उसमें डाल दिया, तो हुआ क्या, वो ग्रोथ उसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसी तरीके से एक के ऊपर एक, इस तरीके से हम उसे उगा पा रहे हैं। यानी कि एरिया की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जा रही है और प्लांट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। सेम यहाँ पर भी प्रोसेस यही चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोपोनिक्स के फ़ायदे। ठीक है, अब चलते हैं उधर दोबारा। ठीक है,
अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि भाई इसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि हम जो हैं प्लांट को कुछ ऐसी जगहों पे भी ग्रो करवा सकते हैं जो कि मतलब प्लांट के काबिल नहीं है। ज़मीनें कुछ ऐसी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सहरा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है कि भाई वो तो बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। वहाँ पर जब होता है मिट्टी 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 होती है, ठीक है। और पानी जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसकी मदद से, हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम बर्तन में लेके जा सकते हैं पानी को और वहाँ पे प्लांट को उगा सकते हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा जो होता है वो ये है कि भाई ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि किन मिनरल्स और एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एक प्लांट को उगाने के लिए, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स की मदद से ये पता चल गया, क्योंकि देखो पहले मिट्टी में उग रहा था तो हमें पता नहीं था। जब इसके बारे में स्टडी की गई तो डिटेल में गई बात, और डिटेल में इतनी गई कि उन्होंने ये देखा कि भाई मिट्टी जो है इतना कोई ख़ास काम नहीं कर रही है, सिर्फ एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अगर हम लोग मिट्टी में से हटा के और इसेंशियल चीज़ें उसको दे दें तो प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है वो है क्लोनिंग। अब क्लोनिंग का मतलब होता है यानी कि कॉपी बनाना, समझ लो जैसे क्लोन या क्लोनिंग, ठीक है। और इसमें जो क्लोनिंग हो रही है वो होती है विद द हेल्प ऑफ कॉपी बनाना, यानी किसी भी चीज़ की, या फिर डुप्लीकेट बनाना। और वो किसकी मदद से हो रही है? जेनेटिक मटेरियल की मदद से। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? यानी कि डीएनए या फिर क्रोमोसोम। ये आगे पढ़ेंगे, फ़िलहाल अभी नहीं इतना इसमें दिमाग लगाओ। फ़िलहाल ये होता है जेनेटिक के बारे में, डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में होता है, ठीक है। यानी कि जेनेटिकली भी बंदा बिल्कुल सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जो फेस में एक जैसे होते हैं जिन्हें हम शक्ल कहा जाता है, कुछ हाइट में भी सेम होते हैं ये वो, लेकिन एक होता है कि उनकी जीन्स भी सेम हो और उसके साथ साथ उनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम हो, यानी उनका जो डीएनए हो वो बिल्कुल 100% सेम होना चाहिए। अगर 99% भी सेम है और 1% नहीं है तो वो क्लोनिंग नहीं कहलाएगी। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है नेचुरल क्लोनिंग का और एक है आर्टिफिशियल के बारे में। अब जो नेचुरल क्लोनिंग है उसकी इसमें जो बताया गया है कि इसमें प्लांट्स में क्लोनिंग होती है, एनिमल्स में भी होती है। और इसकी जो एक एग्जांपल यहाँ पर दी है ये है आइडेंटिकल ट्विंस। अब आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? यानी जुड़वा। और ट्रिपलेट्स इन ह्यूमंस, यानी कि होता है ना कभी कभी कि जैसे कहीं किसी के घर में 3 बच्चे एक साथ हो जाते हैं और सेम होते हैं उनकी, मतलब जेनेटिकली भी बिल्कुल वो सेम होते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि एक तरफ से इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिसाल ये है अमीबा। अब अमीबा जो होता है, अमीबा जब वो टूटता है, यानी कि एक अमीबा है, अब उसके अंदर उसका जितना भी वो है उसका डीएनए या उसका डेटा है, अब वो जब डिवाइड होगा ना तो वो 2 हो जाए या फिर 100 हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो जेनेटिकली मटेरियल पाया जाएगा ना वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि वो बना तो उसकी एक ही बॉडी से है। तो इसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और ट्रिपलेट्स होते हैं, इनको मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बात समझ लो कि इसमें एक तो ये होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और प्लांट्स के बारे में बताया जाता है, एनिमल्स के बारे में बताया जाता है, और रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने शायद देखी हो स्टार फिश, तो स्टार फिश जो होती है अगर हम उसके किसी भी एक आर्म को काट दें या फिर उसके कोई भी एक हिस्से को काट दिया जाए, हाथ को, तो वो उसे दोबारा से रीजनरेट कर लेती है, यानी उसे दोबारा उगा लेती है, ठीक है। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। इससे आगे जो है डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर्स, ये भी क्लोनिंग की ही एग्जाम्पल है, वो भी नेचुरल क्लोनिंग की। ये सारी जितनी भी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं सारी नेचुरल क्लोनिंग है, ठीक है। अब ट्यूमर्स आपको पता है, मैंने बताया था क्या होता है कि एक जो टाइप का कोई सेल है अब वो ग्रोथ कर रहा है और वो डिवीजन करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, उसकी कोई ब्रेक आ नहीं रही, तो वो ट्यूमर्स हो जाते हैं। और कैंसर जो होता है वो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर किसी को इस बीमारी से बचाए, वो एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है। और ट्यूमर्स जो होते हैं वो भी कैंसर की ही फॉर्म होती है, ठीक है।
तो चलें अब आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ ये आइडेंटिकल ट्विन्स और ट्रिपलेट्स के बारे में। तो देखें ये है वो डायग्राम, और इस डायग्राम में बताया जा रहा है अबाउट नेचुरल क्लोनिंग के बारे में, कि जैसे कि आइडेंटिकल ट्विन्स बनते कैसे हैं। देखें ये है स्पर्म, ये जो आ रहा है, ये जो हिलता हुआ, ये है स्पर्म, और ये है ओवम। स्पर्म जो होता है मेल की तरफ से आता है, ओवम जो होता है वो फीमेल की तरफ से आता है। और जब ये दोनों आते हैं फिर ये आगे जाते हैं, फिर ये एक सेल बनता है, उस सेल का नाम होता है जाइगोट, जिसे एग भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर ये जो एग है मिसाल के तौर पे, अब आगे जाके जब ये डिवाइड होगा, अगर ये दोनों एग फॉर एग्जांपल अगर दोनों एक साथ जुड़े हुए होते, तो जब ये आगे जाते और फिर ये 2 से 4 बनते, 4 से 8 और 8 से 16, लेकिन बढ़ते जाते, लेकिन अलग नहीं होते, साथ ही रहते, तो फिर एक बेबी बॉर्न होता। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक सेल जो है अलग हो गया और दूसरा सेल जो है वो अलग हो गया। इस वजह से जो डिवीज़न हुई तो आइडेंटिकल ट्विन्स बने। और ये यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम भी है, जो ये अलग है और ये अलग है। ये शेयर प्लेसमेंट हो रही है और फिर ये सेपरेट प्लेसमेंट हो गई, यानी कि अलग अलग। ठीक है, दोबारा चलते हैं उधर। आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोबारा चलते हैं उधर। तो नेचुरल क्लोनिंग तो आप समझ गए कि होती क्या है। आई थिंक मैंने जिस तरीके से समझाया है शायद आपको समझ आ गया हो। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग की तरफ। एक होती है नेचुरल, जो कुदरत की तरफ से हो रही है, जो इंसान की बॉडी में खुद ही हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर रीजनरेशन हो रही है या फिर आइडेंटिकल ट्विन्स हो रहे हैं या फिर ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी चेंजेस आ रही है, तो वो तो क्लोनिंग हो गई नेचुरल। एक होती है आर्टिफिशियल क्लोनिंग, जिसको हम साइंस की मदद से कर सकते हैं, यानी हम भी कॉपीज़ बना सकते हैं। अब इसकी जो बहुत अच्छी एक एग्जांपल है वो है डॉली द शीप। ठीक है, ये एक समझ लो जैसे भेड़ थी, और इसको है ना क्लोन किया था इन 1997, और ये बहुत मशहूर बात गई थी। ठीक है, अब जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती है उसको हम क्लोन कर सकते हैं फ्रॉम द सेल। ठीक है, सिंगल एडल्ट सेल, ह्यूमन्स का भी कर सकते हैं, एनिमल्स में भी कर सकते हैं, प्लांट्स में भी कर सकते हैं, हर किस्म की मतलब आर्टिफिशियल क्लोनिंग हम कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल क्लोनिंग कैसे होती है वो भी आपको समझा देता हूँ डायग्राम की मदद से। तो चलें उधर चल लेते हैं। ये है आर्टिफिशियल क्लोनिंग की एग्जांपल। इसमें इतना डिटेल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा समझाने की। देखें, अगर आपको किसी भी ह्यूमन की या फिर किसी भी एनिमल की कॉपी बनानी है जो कि बिल्कुल उस जैसी हो, दिखने में भी वैसी हो और जेनेटिकली भी बिल्कुल वैसी हो, यानी कि उसका भी डीएनए आपस में 100% दोनों का मैच करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एग्जाम्पल, अगर आपको कोई जैसे गॉट पसंद है या फिर जैसे बकरी पसंद है, उसकी कोई नस्ल पसंद है, तो आप चाहते हैं कि यार मुझे ना इस नस्ल की बकरी दोबारा चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आप उस बकरी में से या फिर उस एनिमल में से एक सेल निकालेंगे उसका। अब उसका सेल आपने निकाल लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक सेल ले लिया उसका, ये सेल आ गया। सेल वाला लेना है जो प्रॉपर हो, जिसमें न्यूक्लियस भी हो उसका। बात आ रही है समझ? ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि एक फीमेल का भी सेल लेना है। समझ आ रही है बात? जैसे कि हमने जिसकी क्लोन करनी है, एक तो उसका सेल तो अलग लेना है, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक ज़िंदा एनिमल की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी फ़ीमेल। ठीक है, तो हमने फ़ीमेल का क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ीमेल है, हमने इसका एक सेल निकाल लिया। अब ये सेल तो हो गया उसका जिसकी हमें क्लोन करना है, और एक सेल हो गया इसका जिसके अंदर हमें ये सारी प्रोसेस करनी है। हम क्या करेंगे कि इसके सेल में से, जो फीमेल का जो सेल है उसके सेल में से हम उसका न्यूक्लियस निकाल देंगे। ये देखें, इसका न्यूक्लियस निकाल दिया, तो ये हो गया खाली। ठीक है, और हमने क्या किया कि जिसका हमने क्लोन करना है, हमने उसका न्यूक्लियस उठाया और फीमेल के सेल के अंदर डाल दिया। मतलब उसके अंदर जगह है ना एक, जो हमने उसका न्यूक्लियस निकाला है, तो सेल हो गया बिल्कुल खाली, यानी उसकी सी मेम्ब्रेन बच गई उसके अंदर, और उसका वो नहीं रहा न्यूक्लियस। हमने उसका न्यूक्लियस निकाल दिया फीमेल का, और जिसका क्लोन बनाना है उसका हमने डाल दिया न्यूक्लियस। अब इस सेल को हमने कर दिया बिल्कुल तैयार, क्योंकि देखो अब ये हो गया तैयार। ठीक है, फिर समझा देता हूँ, समझ नहीं आया हो तो दोबारा।
जिसका क्लोन करना है उसका प्रॉपर सेल होना चाहिए, जिसका जैसे कि जिसमें न्यूक्लियस भी हो, प्रॉपर एक सेल हो उसका, और एक सेल इसका भी निकालना है जिसमें प्रॉपर सेल हो, न्यूक्लियस हो। लेकिन करना क्या है कि इसका सेल में से न्यूक्लियस निकाल देना फीमेल की सेल में से, और इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है जो जिसका हमने क्लोन बनाना है, उसका हमने क्या करना है, उसको हमने निकाल के और फीमेल के सेल में डाल देना है। तो ये हो गया एक तैयार सेल। अब उस सेल को हमने डाल देना है फीमेल के पेट के अंदर। फिर एक प्रोसेस चलेगा, अब वो टाइम कितना भी रिक्वायर्ड होता है। ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ्स की चाहिए होती 9 मंथ्स चाहिए होते हैं बेबी को बॉर्न करने के लिए। फिर जो बेबी बॉर्न होगा वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा, यानी उसका जो बचपना होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसा आपको चाहिए, और बड़ा होकर वो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ह्यूमंस के अंदर जो है ये बैन है, क्योंकि अगर हम इंसानों का भी क्लोन बनाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। चोरी कोई कर आएगा और पकड़ा कोई और जाएगा, तो इस वजह से जो है इंसानों में ये नहीं कर सकते। लेकिन क्या पता कहीं ना कहीं होता हो, फ़िलहाल इस बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है। तो चलें अब हम उस तरफ दोबारा चलते हैं। हाँ तो भाई ठीक है, ये तो चलो आपको मैंने समझा दिया, और शायद आपको समझ भी आया होगा कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल क्लोनिंग के फ़ायदे क्या हैं? तो इसके फ़ायदे ये हैं कि हम जो हैं लेबॉरेटरी में ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी क्लोन कर सकते हैं। डेवलप्ड ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में हम इसको कर सकते हैं लेबॉरेटरी के अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग कर सकते हैं इसके बारे में कि किसी भी पेशेंट को किसी भी टाइप के अगर ऑर्गन की ज़रूरत हो तो अवेलेबल हो। और दूसरा ये कि ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी हर किसी को लग जाता है, उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं ताकि ब्लड की कभी कमी ना हो, क्योंकि इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ती रहती है कुछ लोगों को। ठीक है, और इसकी एक और एग्जांपल है कि हम इंसुलिन बना सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग की वजह से होती है, और नेचुरल क्लोनिंग जो होती है वो ऊपर है, और आर्टिफिशियल क्लोनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत ही सादा सा टॉपिक है। अब इसमें जो बातें लिखी हैं वो क्या है कि भाई इसमें हमें ये पता चल जाता है कि किन चीज़ों की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं इंसानों के लिए, और क्या क्या उसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती रहती है। पॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, आखिर में जो है एसिड रेन है, उसके बाद स्किन कैंसर है, स्टोन नहीं है स्किन है। ठीक है, स्किन कैंसर है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं इन्हें भी ज़रा। एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन होती है जो तेज़ाब वाली बारिश होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत दिनों तक अगर बारिश ना हो तो जो एनवायरनमेंट होता है उसमें मल्टीपल टाइप की गैसेस जो हैं वो रुक जाती हैं। यानी कि अगर ऊपर आसमान है तो वहाँ पे मल्टीपल टाइप की गैसें जो हैं वो इधर उधर फिर रही होती हैं। फिर जब बारिश होती है ना तो वो पानी की वजह से वो जो गैसें हैं वो एसिड में चेंज हो जाती हैं, और फिर जब वो गिरती हैं तो इंसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं, उनकी स्किन पे प्रॉब्लम पहुंचाती हैं। ठीक है, एसिड सॉरी ये स्किन कैंसर जो है वो कैसे होता है? ओजोन लेयर जो है वो जैसे अब डैमेज हो रही है, तो होता क्या है कि भाई ये भी इसी वजह से हो रही है, पॉल्यूशन की वजह से। ओजोन लेयर होती है सन के ऊपर लगी हुई, सन के ऊपर से जब वो रेजेस जब नीचे छोड़ता है सन, सूरज, तो होता क्या है कि वो स्किन के ऊपर पड़ती है रेजिस, और कुछ ऐसी रेजिस ख़तरनाक भी होती हैं जो बॉडी के ऊपर पड़ते ही मतलब स्किन के सेल पर इफ़ेक्ट करती हैं और चेंजेस लाती हैं, जिसकी वजह से इंसान को स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से, यानी जो कारखाने होते हैं वो अपना धुआं निकालते हैं, और इस वजह से वो पॉल्यूशन ख़राब हो जाती है और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, जो कि हमारी हवा पे भी असरअंदाज होती है, ज़मीन पे भी होती है, और वाटर पे भी होती है, पानी पे भी होती है, जो कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो आगे चल के टॉक्सिक हो जाते हैं, और इस वजह से हमारे ये तमाम बीमारियां फैलती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये जो एक टॉपिक है, हाँ, या जो ये पैराग्राफ है, इसमें सिर्फ ये 2-3 ही बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लगी, जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। जिसमें से पहली ये है कि डिफॉरेस्टेशन,
यानी कि जंगलात की जो कटाई होती है उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से साफ़ इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा और ऑक्सीजन सही नहीं मिल पाती है। इसके कटने की वजह से जो मिट्टी जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है, उस मूव को बोलते हैं सॉइल इरोशन। ठीक है, और इसकी वजह से फ्लोडिंग आ जाती है, फ्लोड आ जाता है, यानी कि सैलाब आ जाता है। बस यही बातें हैं इसमें, और अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी कंट्रोल एंड डिजीज़ मैनेजमेंट। ठीक है, ये थोड़ा मज़ेदार टॉपिक है। देखो, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि हम जो हैं, जैसे कि जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज़ देते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। उन्हें मतलब है ना, हम नेचुरल तरीके से उन्हें हम कंट्रोल करें, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, डिजीज़ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब इसमें ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि इन केस ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया जो होता है उसको अगर हम, जैसे एक तो ये तरीका होता है कि मतलब हम केमिकल्स फैलाएं और इन्हें मार दें, या फिर हम जैसे कि कोई स्प्रेज मारें, जिसकी वजह से, जैसे ये तो इन्वायरमेंट ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अगर केमिकल है तो इन्वायरमेंट तो वैसे ही पॉल्यूशन और इन चीज़ों की वजह से बड़ा परेशान हो रहा है। अक्सर आपने भी देखा होगा, लोग आए हुए होते हैं और वो धुआं फैला रहे होते हैं ताकि मच्छर सारे मर जाएं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। अब जो बायोलॉजिकल तरीका है ना, जिसको जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है मलेरिया, और इन्वायरमेंट भी साफ़ रहेगा। तो उसका हल ये है कि जैसे जहाँ पर भी जैसे मच्छर ये पैदा होता है, पानी में पैदा होता है ना, तो वहाँ पे क्या करो कि ना स्मॉल फिश को छोड़ दो। समझ रहे हो, स्मॉल फिश को छोड़ दिया, इन पॉन्ड्स वगैरह इन चीज़ों में छोड़ दिया। ठीक है, अब वो क्या करेंगी कि वो खा जाती हैं वो लार्वा जो मॉस्किटो का होता है और जो पैदा करता है मलेरिया के मच्छर को। तो मछलियाँ तो वो सारा खा जाएंगी। ठीक है, इसको कहते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल, डिसीज़ मैनेजमेंट। ठीक है, चाहते तो फिर हम केमिकल्स को ही फैला के कर सकते थे, जो कि होता तो यही है, लेकिन अगर हम ये तरीका इस्तेमाल करें, जैसे जो नेचुरल तरीके हैं उन तरीक़ों को अगर हम इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ़िश को छोड़ दो, स्मॉल फिशेस को छोड़ दो पॉन्ड्स के अंदर, अब वो वहाँ पर जैसे ही जैसे मच्छरों का पैदा होगा, उनका लार्वा, तो वो उन्हें खा जाएंगी। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट जो है इसमें जो बातें लिखी गई हैं, इसमें यह है कि भाई जैसे हम जो हैं पैथोजेन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन प्लांट डिजीज़ के अंदर। प्लांट्स भी तो ख़राब हो जाते हैं ना, कुछ जैसे बैक्टीरिया लग जाते हैं या फिर कोई पैथोजेंस लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है, या फिर वो सामान को सड़ा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। अब इसमें पहला जो है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अब प्लांट्स के बारे में बात हो रही, तो क्रॉप रोटेशन ये होता है कि कुछ ऐसे खेत होते हैं या फिर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर एक ही टाइप की मतलब फसल को उगाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे चेंजेस नहीं लाई जाती, वहाँ पे मल्टीपल टाइप की जैसे सब्जियों को या फिर वेजिटेबल्स को उगाया नहीं जाता, जिसकी वजह से पैथोजेंस जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं और फिर वो डिजीज़ कॉस्ट करवा देते हैं। ठीक है, इसको अब मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो चलें उधर चलते हैं। हाँ, तो देखें, ये है डायग्राम, ये है क्रॉप रोटेशन की डायग्राम, सादी सी। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि अगर आप पहले साल में अगर आप इस टाइप की मुख्तलिफ, मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि सब्ज़ियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, मतलब इसमें यह है कि अगर आप एक साल अगर आप अलग सब्ज़ी उगाएं, उससे अगले साल जब आप उगाएं तो अलग टाइप की वेजिटेबल उगाएं, उससे अगले साल जब उगाएं तो फिर डिफरेंट हो, उससे अगले साल डिफरेंट हो, तो इससे क्या होगा कि जो ज़मीन है ना वो मतलब फर्टिलाइज्ड रहेगी, उसमें हिम्मत रहेगी, उसमें ताकत रहेगी कि वो मतलब किसी भी बैक्टीरिया को आने नहीं दे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहें तो आप एक ही खेत में मल्टीपल टाइप की भी आप सब्जियां उगा सकते हैं। उससे होगा क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ही लैंड पर या फिर एक ही एरिया में आपने चारों टाइप की सब्जियां उगा ली। ठीक है,
फॉर एग्जांपल पैथोजन आया, उसने क्या किया कि इस पे अटैक कर लिया, ठीक है। अब इस पे तो अटैक कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर ऐसी ही आगे भी लगी हुई हो तो वो ऐसे करते करते वो सब में फैल जाएगा। लेकिन अगर ये अलग है ना, तो ये इसको नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसका जो है तरीक़ेकार अलग है, उगने का भी अलग है, उसका मटेरियल ही अलग है, मतलब सब्ज़ी ही अलग है वो, तो उस पे आएगा नहीं। ये अलग है तो इसलिए नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन करो, बदल बदल के उगाओ सब्जियों को, ताकि ज़मीन जो है वो ताकतवर रहे और पैथोजन जो है वो इतना अटैक ना कर सके, ठीक है। चलते हैं दोबारा उधर। ठीक है, एक तो ये हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है, आप मतलब उस टाइप की आप उगाएं, क्रॉप उगाएं जो जैसे कि ये लेग्यूमिनस है, फॉर एग्जांपल ये जो होती है दालों की नस्ल होती है, ठीक है। अगर आप इसे उगाएंगे तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को रूट में आने नहीं देती हैं और उनको मतलब ताकत देती हैं। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो सॉइल जो है वो फर्टिलिटी रहेगी उसमें, ठीक है, उसमें हालत रहेगी कि वो उसको संभाल सके। तो ये थी ये वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो और यार, अगर साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आया तो थोड़ा देख लेना, एंड सॉरी यार, क्योंकि माइक जो है वो थोड़ा इतना ख़ास नहीं है। इंशाल्लाह माइक भी बदलूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।